नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं केविन क्वॉन के उपन्यास लाइज एंड वेडिंग्स से जुड़े कुछ दिलचस्प अंशों पर। शीर्षक है झूठ, शादियां और अमीरों की दुनिया। जी, और ये अंश हमें एक ऐसी दुनिया की झलक देते हैं जो ऊपर से तो बहुत चमकीली है, लेकिन अंदर काफी उलझी हुई। हाँ बिल्कुल। अत्यधिक अमीर लोग, उनके रिश्ते, पारिवारिक दबाव, सामाजिक प्रतिष्ठा, मतलब ये सब चीजें इसमें बुनी हुई लगती हैं। सही कहा। ऐसा लगता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई मकसद। तो चलिए इन्हीं अंशों के आधार पर इस कहानी की परतों को थोड़ा खोलते हैं। कोशिश करते हैं समझने की कि ये दुनिया कैसी है, इसके पात्र कैसे हैं और क्या संदेश छिपा हो सकता है इसके पीछे। हाँ, देखते हैं कि ये स्रोत हमें इस बारे में क्या बताते हैं। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है रूफस ल्यूंग ग्रेशम, ग्रेशमबरी का भावी अर्ल। सुनने में काफी शाही लगता है। एक पुराने ब्रिटिश अरिस्टोक्रेटिक परिवार का वारिस। हाँ वारिस तो है, लेकिन यही एक पेंच है। परिवार का नाम बड़ा है पर पैसे की तंगी है, माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है ना? क्योंकि ये विरोधाभास ही तो है, बाहरी शान और अंदरूनी खालीपन। बिल्कुल, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं, ये एक बोझ भी है, खासकर परिवार मुश्किल में हो। हाँ, और इस मुश्किल से निकलने का बीड़ा उठाती है रूफस की माँ लेडी एराबेला। लेडी एराबेला, हांगकांग की पूर्व सुपर मॉडल, मतलब ग्लैमर और दुनियादारी दोनों की समझ। जी हाँ, और उनका प्लान सीधा है, बेटे रूफस की शादी किसी बहुत अमीर घर में करवाना, ताकि परिवार की गिरती आर्थिक हालत संभाल सके। ये तो मतलब एक क्लासिक तरीका लगता है, शादी एक तरह का सौदा। हाँ, लगता तो पुराना प्लॉट है, लेकिन क्वान इसे दिलचस्प बना देते हैं। लेडी एराबेला सिर्फ एक महत्वाकांक्षी मां नहीं है, वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसके लिए सामाजिक रुतबा, वो विरासत शायद सबसे जरूरी है। व्यक्तिगत खुशी से भी ज्यादा शायद। हाँ, उनके लिए चिंता सिर्फ पैसे की नहीं, उस स्टेटस की है जिसे वो खोना नहीं चाहती। और इसी स्टेटस के चक्कर में बेचारा रूफस वो 3 महिलाओं के बीच फंस जाता है। हाँ, और तीनों बहुत अलग अलग हैं। ये चीज रूफस के लिए चुनाव को और मुश्किल बना देती है। पहली है सोलिन डी कोर्सी, फ्रांसीसी होटल साम्राज्य की वारिस, शाही खानदान से भी नाता है, मतलब पुरानी खानदानी दौलत है। जी। ये शायद लेडी अरेबेला की पसंद होंगी, पारंपरिक, स्थापित, सुरक्षित, वो पूरा पैकेज जो लेडी अरेबेला चाहती हैं। दूसरी तरफ है मार्था डंग। ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, कामयाब, हिम्मती। हाँ, मार्था नई पीढ़ी की दौलत का प्रतीक है, सेल्फ मेड, आधुनिक, स्वतंत्र सोच वाली। ये सोलिन से बिल्कुल अलग हैं। तो रूफस के लिए ये एक अलग रास्ता हो सकता है, ज्यादा मॉडर्न शायद। हो सकता है, लेकिन क्या ये रास्ता उसकी मां की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, ये सवाल बना रहता है। और फिर तीसरी, ईडन टोंग, रूफस की बचपन की दोस्त और एक साधारण डॉक्टर जिसे ना पैसे से मतलब ना रुतबे से, वो इस पूरी दौड़ से जैसे बाहर है। क्या वो रूफस के दिल की आवाज है? कह सकते हैं। ईडन का किरदार कहानी में एक तरह से नैतिकता का प्रतीक है। सादगी, ईमानदारी, वो रूफस को याद दिलाती है कि पैसे और टाइटल के अलावा भी जिंदगी है। लेकिन क्या रूफस वो जिंदगी चुन सकता है, खासकर जब परिवार का भविष्य दांव पर हो? यही तो उसका असली संघर्ष है। ये सिर्फ 3 औरतों में से चुनना नहीं है, ये 3 अलग अलग जीवन जीने के तरीकों में से चुनना है। और ये संघर्ष तब और बढ़ जाता है जब कहानी हवाई पहुंचती है, एक शानदार रिजॉर्ट में। मौका है रूफस की बहन की शादी का, माहौल एकदम भव्य, सारे अमीर लोग एक जगह जमा। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं रहता है ना? बिल्कुल नहीं। हवाई की वो सेटिंग एक प्रेशर कुकर जैसी बन जाती है। सारे तनाव, सारे राज, सब सतह पर आने लगते हैं। और फिर एक ज्वालामुखी फट पड़ता है। हाँ, ये जैसे बाहरी दुनिया का हंगामा है जो अंदर की उथल पुथल को दिखाता है। इतना ही नहीं, रूफस का एक बड़ा राज भी खुल जाता है, वो भी माइक पर, सबके सामने। जरा सोचिए। पॉइंट लगता है। वो झूठी शान, वो परफेक्ट इमेज, सब बिखर जाती है। लेडी अरेबेला की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। हाँ, और रूफस पर दबाव और बढ़ जाता है। अब क्या करें वो? क्या वो अब भी माँ की बात मानेगा? परिवार को बचाने के लिए सोलिन या मार्था में से किसी को चुनेगा? या फिर इस मौके का इस्तेमाल करके अपने दिल की सुनेगा, ईडन के साथ एक अलग जिंदगी। ये प्रेम बनाम कर्तव्य वाला सवाल अब और तीखा हो गया है। हाँ, और ये सिर्फ प्रेम बनाम कर्तव्य नहीं, ये शायद पहचान बनाम अपेक्षा भी है। रूफस कौन है? सिर्फ एक अर्ल, या उसकी अपनी भी कोई पहचान है? ये घटनाएं उसे एक मौका देती हैं तय करने का, कि वो टूटा हुआ मुखौटा फिर से लगाएगा
या अपनी असलियत को चुनेगा? चलिए इन किरदारों को थोड़ा और समझते हैं, जैसा अंशों में बताया गया है। पहले रूफस, नायक, दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ, परिवार की उम्मीदें, अपनी इच्छाएं। हाँ, उसका संघर्ष पूरी कहानी को ड्राइव करता है। वो दिखाता है कि पुरानी परंपराओं और नई दुनिया के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। फिर लेडी अरेबेला, महत्वाकांक्षी माँ, उनके लिए सामाजिक प्रतिष्ठा ही सब कुछ है। लेकिन क्या उन्हें सिर्फ एक विलन की तरह देखना सही है? शायद नहीं। वो जटिल हैं। हाँ, वो दबाव डालती हैं, पर शायद वो मानती हैं कि वो बच्चों के लिए सबसे अच्छा कर रही हैं, अपनी दुनिया के हिसाब से। वो खुद भी शायद उन्हीं दबावों का शिकार है। हो सकता है। उनका किरदार दिखाता है कि ये मूल्य कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। और ईरन टोंग, सादगी और ईमानदारी, रूफस की दुनिया से बिल्कुल अलग। वो एक बाहरी ऑब्जर्वर जैसी है ना, जो हमें भी सोचने पर मजबूर करती है। उसका महत्व सिर्फ रूफस के प्यार के तौर पर नहीं है, वो एक नैतिक दिशा देती है। वो याद दिलाती है कि असली कीमत चीजों की नहीं, रिश्तों की होती है। बिल्कुल, और उसकी यही सादगी उसकी ताकत है। वो इस चमक दमक से प्रभावित नहीं होती। और सोलिन और मार्था, वो सिर्फ अमीर लड़कियां नहीं हैं। नहीं, वो दौलत के अलग अलग प्रकार तो हैं ही, लेकिन वे अलग दुनियाओं का भी प्रतीक है। सोलिन पुरानी दुनिया, विरासत, शायद कुछ बंधन भी। और मार्था, नई दुनिया, आत्मनिर्भरता, आधुनिक जीवन की उलझनें। हाँ, वो रूफस के सामने मौजूद विकल्पों को और साफ करती हैं। परंपरा या आधुनिकता, सुरक्षा या स्वतंत्रता। कहानी सिर्फ हवाई में नहीं है। लंदन, पेरिस, माराकेच, लॉस एंजल्स, इन जगहों का भी जिक्र है। जी, और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस ग्लोबल सुपर रिच लाइफस्टाइल का हिस्सा है। ये कहानी को एक बड़ा कैनवस देते हैं। दिखाते हैं कि इनकी दुनिया कितनी फैली हुई है। हाँ, लंदन शायद उनकी जड़ों का प्रतीक है, पेरिस रोमांस का, माराकेच विलासिता का, एलए ग्लैमर का। ये जगह उनके जीवन के अलग अलग रंग दिखाती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मुख्य विषय क्या उभरते हैं इन अंशों से? पहला तो साफ है, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा का जुनून। हाँ, कि कैसे शादी जैसी चीज भी एक स्टेटस सिंबल या वित्तीय रणनीति बन जाती है। बिल्कुल, और क्वान इसे बहुत बारीकी से दिखाते हैं कि लोग अपनी सामाजिक स्थिति बनाए रखने के लिए क्या कुछ करते हैं। दूसरा विषय, प्रेम बनाम कर्तव्य, रूफस का संघर्ष, जो कहानी का दिल है। अपने दिल की सुनना या परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, ये एक यूनिवर्सल थीम है ना? हाँ, हर कोई इससे कहीं ना कहीं जुड़ सकता है, भले ही परिस्थितियां अलग हों। सही। कहानी पूछती है, क्या कर्तव्य हमेशा खुशी से बड़ा होता है? और तीसरा विषय, सामाजिक व्यंग्य। ये तो केविन क्वान का स्टाइल है। हाँ, अमीरों की दुनिया का मजाकिया लेकिन तीखा चित्रण, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी प्राथमिकताएं, सब पर कटाक्ष। क्या ये सिर्फ हंसी मजाक है? नहीं, मेरे ख्याल से ये उससे ज्यादा है। ये हमें उस दुनिया की खोखली मान्यताओं पर सोचने पर मजबूर करता है। हास्य के पीछे एक गहरी आलोचना छिपी है कि कैसे दौलत और रुतबे के बोझ तले इंसानियत दब सकती है। बिल्कुल, ये एक तरह से समाज पर भी टिप्पणी है कि हम किन चीजों को महत्व देते हैं। जैसा कि निष्कर्ष में कहा गया है, लाइज एंड वेडिंग्स एक मनोरंजक उपन्यास लगता है जो सोचने पर भी मजबूर करता है। हाँ, प्यार, पारिवारिक दबाव, सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सब के बीच का संघर्ष, और क्वान का लिखने का अंदाज, हास, व्यंग्य, सामाजिक टिप्पणी, इसे खास बनाता है। गंभीर विषयों को भी वो हल्के फुल्के ढंग से कह देते हैं। जी, जिसे कहानी बोझिल नहीं लगती। तो ये सिर्फ ग्लैमरस दुनिया की कहानी नहीं है, ये उस वर्ग के अंदरूनी संघर्षों की भी झलक है। एक ऐसी दुनिया जिसे हम बाहर से देखते हैं, पर अंदर के दबाव शायद समझ नहीं पाते। बिल्कुल। ये हमें उन किरदारों को सिर्फ उनके पैसे या टाइटल से नहीं, बल्कि उनके मानवीय संघर्षों से देखने का मौका देता है। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा केविन क्वान के उपन्यास लाइज एंड वेडिंग्स पर आधारित अंशों पर। हमने कहानी के मुख्य मोड़, किरदारों के संघर्ष और उन विषयों पर बात की जो इसे दिलचस्प बनाते हैं। हाँ, जैसे धन, प्रतिष्ठा, प्रेम, कर्तव्य और वो तीखा सामाजिक व्यंग्य। और आखिर में ये सवाल रह जाता है कि इस बाहरी भव्यता और सामाजिक अपेक्षाओं के जाल में सच्ची खुशी और असली रिश्तों के लिए कितनी जगह बचती है, खासकर जब परिवार की विरासत और रुतबा दांव पर लगा हो। क्या रूफस जैसे लोग कभी अपनी मर्जी का रास्ता चुन पाते हैं, या वो हमेशा अपनी पृष्ठभूमि के साये में ही रहते हैं? ये सवाल शायद सिर्फ उपन्यास के पात्रों के लिए नहीं है। सही कहा। ये हमें अपने समाज और अपने फैसलों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करते हैं। हम क्या चुनते हैं, बाहरी दबाव
या अंदर की आवाज? शायद यही वो विचार है जिसे पाठक अपने साथ ले जा सकते हैं। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।